नमस्कार सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, गुड मॉर्निंग। फिर से हाजिर है आपके लिए साइकोलॉजी के एक और क्लास लेकर। और इससे पहले आपकी करीब 25 से 26 क्लासेज जो है साइकोलॉजी की हम ला चुके हैं। और देखिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है कि जीवन के शुरुआती अवधि के दौरान यदि किसी भाषा को सीख लिया जाता है तो बच्चा भाषा पर विदेशियों की तरह प्रवीणता हासिल कर सकता है, या फिर एक मूल पैतृक भाषी भाषा निवासी की भांति प्रवाह प्राप्त कर सकता है, या फिर धीमा मूक प्रशिक्षु बन सकता है, या फिर एक वयस्क वक्ता बन सकता है। बात किसकी हो रही है? शुरुआती अवधि की। यानी कि बालक अपनी शुरुआती अवधि में ही अगर किसी भाषा को सीख लिया जाए, वो भाषा कोई भी हो सकती है, देसी विदेशी कोई भी भाषा वो सीख ले, कब? शुरुआती अवधि में ही। तो क्या होता है, जैसे वो अपनी एक मूल जो उसकी भाषा होती है, जिसको हम पैतृक भाषा कहते हैं, जिसको वो अपने माता पिता से, अपने परिवारजनों से सीखता है, जिस पर उसकी अच्छी पकड़ होती है, उसकी परवाह प्राप्त कर लेता है। यानी कि जैसे उसके जो है मातृभाषा या पैतृक भाषा पर परवाह प्राप्त है, वो जो शुरुआती अवधि में अगर किसी भी भाषा को सीखे तो उस पर भी क्या होगा, उसकी भांति जो है, जो उसकी पैतृक भाषा की भांति, उस पर भी वो परवाह प्राप्त कर सकता है। तो आंसर हमारा रहेगा यहाँ पर बी। कक्षा 1 में बच्चों की भाषा कौशल का विकास क्रम में होना चाहिए। किस क्रम में होना चाहिए? तो देखिए सबसे पहले जो बच्चा है वो क्या करता है, अनुकरण के द्वारा सीखता है। बालक जो है शुरुआत में किसके द्वारा सीखता है? अनुकरण के द्वारा। अनुकरण किसका करेगा? अपने घर में माता पिता का, बड़ों का। तो ये अनुकरण के द्वारा सीखता है बालक। विद्यालय में जाता है तो वहाँ शिक्षकों का, अपने साथियों का अनुकरण करता है और नए नए शब्द सीखता है। तो सबसे पहले बालक क्या करेगा? सुनेगा दूसरों की भाषा को, उनका अनुकरण करेगा और उन शब्दों को जो है उपयोग में लेगा, बोलना सीखेगा। इसके बाद जो है बालक पढ़ना सीखता है, और बाद में, सबसे बाद में बालक क्या सीखता है? लिखना सीखता है। तो जो भाषा है वो कैसे सीखी जाती है? सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये भाषा का क्रम है। याद रखिएगा, आंसर हमारा है ए। नेक्स्ट, आप अनपढ़ माता पिता के बच्चों को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं। आप अनपढ़ माता पिता के बच्चों को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं। कैसे आप उनको अंग्रेजी सिखा सकते हैं? आप बच्चे से अंग्रेजी में बात करेंगे, आप बच्चे को अंग्रेजी में बोलने के लिए बाध्य करेंगे, या फिर आप बच्चे को मातृभाषा में बोलने से रोकेंगे, या फिर आप उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे। तो देखिए शिक्षा का जो है, सीखने का जो है एक नियम होता है। एक नियम है, कौन सा? ज्ञात से अज्ञात की ओर। शिक्षा सीखने का क्या है? एक नियम है, ज्ञात से अज्ञात की ओर। यानी कि बालक पहले जिस भी चीज को जानता है पहले उसको वो सिखाया जाए, और फिर जो जानता है उसके द्वारा जो नहीं जानता है, जिसके बारे में परिचित नहीं है, वो सिखाया जाए। यानी कि बालक जो है अपनी मातृभाषा से परिचित है, अच्छी पकड़ है, उसके माध्यम से ही उसे क्या सिखाई जाए? अंग्रेजी सिखाई जाए। किसके माध्यम से? मातृभाषा के माध्यम से। बालक किससे परिचित है, किससे ज्ञात है? अपनी मातृभाषा से ज्ञात है। किससे अज्ञात है? क्या सीखना चाहता है? अंग्रेजी। तो उसको मातृभाषा के माध्यम से ही क्या अंग्रेजी सिखाई जा सकती है। जैसे कि अंग्रेजी के किसी भी कठिन शब्द को हम किस में सिखा सकते हैं? मातृभाषा के माध्यम से उसको सिखा सकते हैं, ताकि बालक जो है उसको आसानी से समझ सके। तो देखिए यहाँ पर जो है हमारा आंसर रहेगा डी, कि आप उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे। आंसर रहेगा डी। नेक्स्ट, बच्चों की भाषाई विकास के लिए जरूरी है। बच्चों के भाषाई विकास के लिए क्या जरूरी है ये पूछा है। उसको अधिक से अधिक अपने विचार व्यक्त करने के अवसर देने चाहिए। भाषाई कौशलों के विकास हेतु गतिविधियां आयोजित की जानी चाहिए। लिखना, पढ़ना, बोलना तथा सुनना का अभ्यास करना चाहिए, सुनने का।
या फिर उपरोक्त सभी। तो देखिए भाषा विकास के लिए क्या जरूरी है कि बालक को अधिक से अधिक जो है अपने विचार व्यक्त करने के अवसर दिए जाए, बिल्कुल सही। भाषाई कौशलों के विकास हेतु गतिविधियां आयोजित की जाए, बिल्कुल सही। कौन सी गतिविधियां हो सकती है? वाद विवाद प्रतियोगिता आप उनके बीच में रख सकते हैं। नाटक विधि का प्रयोग कर सकते हैं। कहानी सुनाना प्रतियोगिता रख सकते हैं कि बालक जो है एक दूसरे को क्या सुनाएंगे, कहानी सुनाएंगे कक्षा में, जिससे क्या होगा, उनकी भाषा का विकास होगा। तो गतिविधियां कैसी होनी चाहिए? वाद विवाद वाली गतिविधि, नाटक विधि अपनाए, कहानी सुनाना, अंताक्षरी विधि अपना सकते हैं। तो देखिए ये भी बिल्कुल सही है। लिखना, पढ़ना, बोलना तथा सुनने का अभ्यास कराना चाहिए, बिल्कुल। बालकों को सुनने का अधिक से अधिक उनके सामने जो है प्रस्तुत किए जाए ऐसे उदाहरण जिसके द्वारा वो नए शब्द सीखे, सुनने के उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा अवसर मिले। उसके बाद वो नए शब्दों को सुनकर बोलना सीखे, उनका अनुकरण करे। पढ़ने के अवसर मिलने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा उनको लिखने के अवसर भी मिलने चाहिए। तो उपरोक्त सही हमारा जो है यहाँ पर आंसर रहेगा। नेक्स्ट, राधा तर्क देती है कपड़े छाया की तुलना में धूप में जल्दी सूखते, इसलिए उन्हें धूप में सुखाने में, धूप जो है उन्हें सुखाने में मदद करती है। तो ये किस प्रकार की समझ को दर्शाता है? क्या पूछा है कि समझ क्या दर्शाता है? कौन सी समझ को दर्शाता है राधा की? विकेंद्रीकरण, जीववाद, कारण और प्रभाव, या फिर प्रतिवर्ती सोच। तो देखिए एक बच्ची है राधा, वो क्या कह रही है कि कपड़े जो है छाया की तुलना में धूप में जल्दी सूख जाते हैं। जब कोई बालक किसी कार्य के होने के कारण को समझने लग जाता है, उसने क्या समझा कि धूप में जल्दी सूखते हैं छाया की तुलना में, और उसका कारण क्या है? उसका कारण है सूरज, या फिर हम कहें धूप। धूप के कारण, सूरज के कारण जो है कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। किसी क्रिया के होने का कारण या फिर उसका जो परिणाम है उसको समझने लग जाए तो वो समझ को दर्शाता है, बालक के कारण और प्रभाव के समझ को दर्शाता है। आंसर रहेगा हमारा सी। नेक्स्ट, एक शिक्षक को कक्षाओं में प्रतिभाशाली बच्चों की जरूरतों का ध्यान रखना चाहिए। तो एक शिक्षक को क्या ध्यान रखना चाहिए? प्रतिभाशाली बच्चों की ज़रूरतों का, कौन कौन सी ज़रूरतों का ध्यान रखना चाहिए? संज्ञानात्मक और सामाजिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और भावनात्मक, संज्ञानात्मक और भावनात्मक। देखिए प्रतिभाशाली बच्चे कौन होते हैं? जिनकी जो बुद्धि होती है वो क्या होती है? उच्च स्तरीय होती है। प्रतिभाशाली बच्चे की बुद्धि कैसी होती है? उच्च स्तरीय होती है। मानसिक क्षमता जो होती है, मानसिक क्षमता अधिक होती है, तीव्र होती है। किसी भी कार्य को तीव्र गति से जो है समझने और सीखने में क्या करती है? मदद करती है। बालक जो प्रतिभाशाली बालक होगा वो किसी भी विषय को, किसी भी वस्तु को बहुत जल्दी समझेगा, उसको सीखेगा, किसी भी ज्ञान को। उसकी मानसिक क्षमता अधिक होती है, उच्च स्तरीय बुद्धि बालक में होती है। तो वो क्या करेगा? उसका जो है संज्ञानात्मक विकास तो अधिक होगा ही, लेकिन एक शिक्षक को क्या चाहिए कि बालक का सर्वांगीण विकास हो, उसका सामाजिक विकास भी साथ साथ हो, और उसका भावनात्मक विकास की जरूरतों का भी शिक्षक को जो है ध्यान रखना चाहिए। तो आंसर रहेगा हमारा संज्ञानात्मक, सामाजिक और भावनात्मक। निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि लोगों को दूसरों के मनोभाव और भावनाओं को देखने, व्यक्त करने या समझने में मदद करती है? संगीतमय बुद्धि, प्रकृतिवादी बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, या फिर तार्किक गणितीय बुद्धि। देखिए एक बात किसकी हो रही है? गार्डनर ने, हार्वर्ड गार्डनर ने एक सिद्धांत दिया था, कौन सा? बहुबुद्धि सिद्धांत।
बहुबुद्धि का एक सिद्धांत दिया था किसने? हार्वर्ड गार्डनर ने। और उन्होंने जो है बुद्धि के कितने प्रकार बताए थे? 7 प्रकार बताए थे। 7 प्रकार की बुद्धि एक व्यक्ति में पाई जाती है। किन के अनुसार? हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार। तो देखिए, जो लोग दूसरों की मनोभाव और भावनाओं को समझ सकते हैं तो उनमें कौन सी बुद्धि होती है? अंतःवैयक्तिक बुद्धि होती है। ये चारों ही प्रकार किसके है? गार्डनर की जो है बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंधित है। और बात यहाँ पर किसकी हो रही है? अंतःवैयक्तिक बुद्धि की। आंसर हमारा इसमें रहेगा सी। नेक्स्ट, सृजनात्मकता की पहचान होती है पुराने व्यवहार से, चंचलता से, संगीत से या फिर नवीन परिणाम से। तो देखिए, बात किसकी हो रही है? सृजनात्मकता की। जो बालक सृजनशील होगा उसमें क्या होगे? नवीन विचार पैदा होगे, नवीन विचार प्रस्तुत करता है। सृजनात्मकता का कार्य क्या है? नवीन विचार प्रस्तुत करना। जो बालक सृजनशील होगा उसमें क्या होंगे? नवीन विचार पाए जाते हैं। कोई भी नया आविष्कार करना जो अब तक किसी ने ना किया हो, आविष्कार करना किसी भी वस्तु का, किसी भी विचार का, कोई नवीन विचार ऐसा देना जो अब तक किसी ने ना दिया हो। कोई आविष्कार करना, सबसे पहले खोज करना किसी चीज़ की जो अब तक किसी ने ना की हो। नवीन वस्तु की, नवीन ज्ञान की क्या करना? खोज करना। तो सृजनात्मकता की पहचान किससे होती है? नवीन परिणाम से होती है। आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सृजनशील बालक की सही व्याख्या नहीं करता है? मौलिक विचार, साहसिक मनोवृत्ति, विचार प्रवाहशीलता या फिर अभिसारी चिंतन। बात किसकी हो रही है? सृजनशील बालक की हो रही है। और जो सृजनशील बालक होगा उसके विचार मौलिक हो गए, यानी कि नवीन विचार प्रस्तुत करता है। साहसिक मनोवृत्ति उसमें पाई जाती है। विचार प्रवाहशीलता उसमें होती है। विचार आते रहते हैं, मन में नए नए विचार आते रहते हैं। लेकिन जो अभिसारी चिंतन है, ये क्या होता है? पूर्व ज्ञान पर आधारित होता है। कौन सा? अभिसारी चिंतन। तो जो बालक है, सृजनशील बालक, वो कैसा चिंतन करता है? अपसारी चिंतन करता है। अपसारी चिंतन कौन सा बालक करता है? सृजनशील बालक करता है। अपसारी चिंतन में क्या होता है कि किसी भी समस्या का समाधान जो है पूर्व ज्ञान पर आधारित नहीं होता, नवीन ज्ञान पर आधारित होता है। तो देखिए, यहाँ पर जो है अभिसारी चिंतन दिया हुआ है और अभिसारी चिंतन जो है पूर्व ज्ञान पर आधारित होता है। इसमें किसी भी समस्या का समाधान पहले से जो ज्ञान हमें प्राप्त है उस पर आधारित होता है। तो आंसर हमारा रहेगा डी। नेक्स्ट, बच्चों में रचनात्मकता को पोषित करने के लिए उनके जो है चिंतन मनन करने के लिए उनके सामने क्या रखनी चाहिए? व्यावहारिक समस्या होनी चाहिए। क्वेश्चन देखें, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। व्यावहारिक समस्या उनके सामने रखने चाहिए। मुद्दे रख सकते हैं उनके सामने व्यावहारिक, जिससे कि बालक उन पे क्या करे? चिंतन करे, मनन करे और उनकी जो है रचनात्मकता का विकास हो। बिल्कुल सही है। रचनात्मक बच्चों में कुछ नया खोजने की क्षमता होती है और उन्हें जो है भौतिक उत्तेजना की आवश्यकता होती है। बिल्कुल सही। जो रचनात्मक बच्चे होते हैं उनमें क्या होता है? कुछ नया खोजने की आवश्यकता होती है। नवीन विचार प्रस्तुत करते हैं, वो आविष्कार करते हैं, नई नई वस्तु का खोज करते हैं, नए ज्ञान की। कौन से बालक? जो सृजनशील बालक होते हैं, रचनात्मक बालक होते हैं, लेकिन उन्हें किसकी आवश्यकता होती है? भौतिक उत्तेजना की, यानी कि बाहर से कोई उद्दीपक हो जो उनकी जो है सृजनात्मकता को या रचनात्मकता को जो है उत्तेजित करे। तो यहाँ पर जो है इनकी बौद्धिक उत्तेजना की आवश्यकता होती है। ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर देखिए, कथन और कारण दोनों ही सही है। आंसर रहेगा हमारा बी। ए और आर दोनों सही है। ए आर की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट, प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है?
कौन सा सत्य है, यानी कि 3 इसमें से असत्य है और 1 ही इसमें से सही है। प्रतिभाशाली छात्र अन्य छात्रों की तुलना में अपेक्षाकृत उन्नत गति से सीखते हैं, या फिर प्रतिभाशाली बच्चे सीखने की अक्षमता के जोखिम से मुक्त होते हैं। प्रतिभाशाली बच्चे निश्चित रूप से शैक्षणिक, सामाजिक और भावनात्मक सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त करते हैं। प्रतिभाशाली छात्र हमेशा खुश, लोकप्रिय और अच्छी तरह से क्या होते हैं, समायोजित होते हैं। तो देखिए, प्रतिभाशाली जो छात्र है, जरूरी नहीं है कि उनका जो है भावनात्मक विकास अच्छे से हुआ हो तो वो खुश हो, लोकप्रिय हो और वो समायोजित हो, ये आवश्यक नहीं है। क्योंकि जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं, यहाँ पर बात हो रही है उच्च स्तरीय बुद्धि उनमें होती है। उच्च स्तरीय बुद्धि इस बालक में होती है, तो वो शैक्षणिक जो है उसमें ये तो इसमें उत्कृष्टता पाई जाती है। तो यहाँ पर जरूरी नहीं है कि उसका जो भावनात्मक विकास है वो समायोजित हो, उसका भावनाओं पर कंट्रोल हो, तो ये रहेगा यहाँ पर गलत। प्रतिभाशाली बच्चे निश्चित रूप से शैक्षणिक, सामाजिक और भावनात्मक सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर शैक्षणिक क्षेत्र में तो वो उत्कृष्टता प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि उनमें सामाजिक और भावनात्मक सभी क्षेत्रों में वो उत्कृष्टता प्राप्त की हुई हो उन्होंने। तो आंसर यहाँ पर भी गलत रहेगा। प्रतिभाशाली बच्चे सीखने की अक्षमता के जोखिम से मुक्त होते, बिल्कुल नहीं। अक्षमता का जो जोखिम है वो सभी के सामने आता है, लेकिन जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं वो उस जोखिम को आसानी से पार कर जाते हैं, तो ये भी गलत रहेगा। प्रतिभाशाली छात्र अन्य छात्रों की तुलना में अपेक्षाकृत उन्नत गति से सीखते हैं, बिल्कुल सही। जो प्रतिभाशाली छात्र होते हैं वो सामान्य जो बालक होते हैं, सामान्य बुद्धि के जो बालक होते हैं, उनकी तुलना में जो है उन्नत गति से, अच्छी गति से सीखते हैं, तीव्र गति से सीखते हैं। उनका मानसिक जो विकास है वो अच्छी गति से होता है, क्योंकि उनमें क्या पाई जाती है, उच्च स्तरीय बुद्धि पाई जाती है। तो आंसर रहेगा ए। नेक्स्ट, सृजनात्मक चिंतन की प्रथम अवस्था कहलाती है आयोजन, उद्भव, प्रबोधन या फिर संशोधन। तो देखिए, बात किसकी हो रही है, सृजनात्मक चिंतन की हो रही है। तो इसमें कितनी अवस्थाएं होती है, 4 इसकी अवस्था होती है। किसकी, सृजनात्मक चिंतन की। पहली जो अवस्था है वो है आयोजन, यानी कि किसी भी समस्या का जब हम समाधान करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, उसके लिए योजना तैयार करते हैं। क्या बनाते हैं, योजना बनाते हैं, तथ्य इकट्ठे करते हैं, तथ्यों को क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं, एकत्रित करते हैं, आंकड़े जुटाते हैं, तभी जो है किसी समस्या पर काम करते हैं। दूसरी जो इसकी अवस्था होती है वो होती है उद्भव। उद्भव में क्या होता है, जो ये समस्या का समाधान बालक कर रहा है उस समस्या को क्या करेगा, समस्या को अचेतन मन में छोड़ देता है, अचेतन मन में छोड़ देता है। और आपको पता है अचेतन मन पे जो है किसी का नियंत्रण नहीं होता है, वो 24 घंटे कार्य करता है, सोते समय भी, जागते समय भी। तो जो समस्या है वो अचेतन मन में 24 घंटे चलती रहती है। इसके बाद बारी आती है किसकी, प्रबोधन की। प्रबोधन में क्या होता है कि जो समस्या जो है, उद्भव में हमने क्या किया था कि समस्या को अचेतन मन में छोड़ दिया था। प्रबोधन में क्या होता है कि उस समस्या का जो है समाधान अचानक से सूझ जाता है। एक शब्द यूज होता है यहाँ पर आह, यानी कि अचानक से किसी समस्या का समाधान सूझ जाता है। अचानक से समस्या समाधान सूझ जाता है। और संशोधन जो है सृजनात्मक चिंतन की चौथी अवस्था है, चौथी अवस्था होती है। इसमें क्या देखा जाता है कि जो समस्या का जो समाधान है, समाधान निकल कर आया है वो क्या है, सही है या फिर गलत है,
संशोधन में हम क्या देखते हैं कि जो समस्या का समाधान निकल कर आया है वो सही है या गलत है। तो देखिए, सृजनात्मक चिंतन की 4 अवस्था होती है: आयोजन, उद्भव, प्रबोधन, संशोधन। पहली अवस्था आयोजन, दूसरी उद्भव, तीसरी प्रबोधन और चौथी जो होती है वो संशोधन होती है। आयोजन में हम क्या करते हैं, किसी भी कार्य को करने से पहले, समस्या का या समाधान करने से पहले क्या तैयार करते हैं, योजना बना लेते हैं, तथ्यों को इकट्ठा करते हैं, आंकड़ों को एकत्रित करते हैं। उद्भव में हम क्या करते हैं, समस्या को अचेतन मन में छोड़ देते हैं। प्रबोधन में क्या होता है, जो समस्या हमने अचेतन मन में छोड़ी है उसका जो है अचानक से ही कोई समाधान सूझ जाता है। और संशोधन में क्या होता है, जो समस्या का समाधान सूझा है उसको सही है या गलत ये देखा जाता है। तो पूछिए क्या, प्रथम अवस्था पूछिए, तो आंसर हमारा क्या रहेगा, ए आयोजन। नेक्स्ट, प्रारंभिक अंतर्बोध परीक्षण से कौन संबंधित है। तो देखिए यहाँ पर थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। यहाँ पर बात किसकी हो रही है, टेट की बात हो रही है कि किसने दिया था। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन हमारे पास है पीटी मॉर्गन ने, एलएम टर्मन ने, ए दोनों ने, या फिर जेएल मोरेनो ने। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें टेट की, तो टेट क्या था, व्यक्तित्व विधि है। ये व्यक्तित्व परीक्षण की एक विधि है, व्यक्तित्व मापन की, व्यक्तित्व मापने की एक विधि है क्या, टेट। और बात करें कौन सी विधि है, तो ये होती है कौन सी, प्रक्षेपी विधि। किसका अध्ययन करती है, अचेतन मन का अध्ययन करती है। अचेतन मन का इसमें अध्ययन किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, तो देखिए इसमें 30+1 कार्ड होते हैं। 30+1 कार्ड होते हैं जिसमें 10 किसके होंगे, महिलाओं के होंगे, प्लस 10 कार्ड किसके होते हैं, पुरुषों के होते हैं, प्लस 10 दोनों के होते हैं, दोनों के। और एक जो है अन्य कार्ड होता है, एक अन्य कार्ड होता है। अगर किसी महिला का इसमें जो है परीक्षण किया जाता है, व्यक्तित्व परीक्षण, तो कौन से कार्ड, 10 महिला वाले और 10 दोनों वाले, 20 कार्डों का यूज होगा और प्लस एक अन्य कार्ड का यूज होता है। यानी कि किसी भी महिला या पुरुष का जो परीक्षण किया जाता है उसमें कितने कार्डों का इस्तेमाल होता है, 21 कार्डों का इस्तेमाल उसमें होता है। तो देखिए कार्डों के माध्यम से यहाँ पर जो है व्यक्ति के अचेतन मन के द्वारा क्या किया जाता है, उसका व्यक्तित्व परीक्षण किया जाता है। और ये जो विधि है ये किसने दी थी, मॉर्गन ने दी थी। मॉर्गन के साथ एक और शब्द याद रखिएगा, नाम याद रखिएगा, मुर्रे। मॉर्गन तथा मुर्रे ने ये विधि दी थी व्यक्तित्व मापन की। आंसर हमारा रहेगा ए। नेक्स्ट, गिलफोर्ड के अनुसार अपसारी चिंतन में आवश्यक है, कौन से चिंतन की बात हो रही है, अपसारी चिंतन की बात हो रही है। अपसारी चिंतन की यहाँ पर बात हो रही है कि अपसारी चिंतन के लिए क्या आवश्यक है, श्रेणीकरण, विचार प्रवाह, अंगणितीय तर्क या फिर एक समाधान। तो देखिए जो अपसारी चिंतन है उसके लिए क्या जरूरी होता है, विचार प्रवाह जरूरी होता है। विचार रुकने नहीं चाहिए, नए नए विचार आते रहने चाहिए। तो अपसारी चिंतन में क्या होता है, बालक किस में यह अपसारी चिंतन पाया जाता है, जो सृजनशील बालक होते हैं। जो सृजनशील बालक होते हैं उनमें ये जो है अपसारी चिंतन देखने को मिलेगा। एक समस्या का कई सारे समाधान ये प्रस्तुत करते हैं। समस्या एक होगी और उसके जो समाधान है वो कई सारे प्रस्तुत करते हैं, कई सारे समाधान प्रस्तुत करता है कौन, सृजनशील बालक।
सृजनशील बालक। अपसारी चिंतन में क्या होता है कि जो बालक है वो पूर्व ज्ञान में ऐड कर देता है, क्या नवीन ज्ञान जोड़ता है, कुछ ना कुछ नवीन ज्ञान जोड़ता है और तब किसी समस्या का समाधान करता है। एक होता है अभिसारी चिंतन। इसके अलावा दूसरा चिंतन कौन सा? तो देखिए एक चिंतन क्या होता है, कौन सा होता है? अभिसारी चिंतन होता है। एक हम बात कर चुके हैं अपसारी चिंतन की। अपसारी चिंतन किस में होता है? सृजनशील बालकों में होता है। एक समस्या का कई सारे जो है समाधान प्रस्तुत करता है, पूर्व ज्ञान में नवीन ज्ञान जोड़ता है। लेकिन जो अभिसारी चिंतन होता है वो किस पर आधारित होता है? वो पूर्व ज्ञान पर आधारित होता है। किसी भी समस्या का समाधान बालक जो उसने पहले से ज्ञान लिया हुआ है उस पर आधारित करता है। किसी भी समस्या का समाधान उसके द्वारा करता है, उस पर आधारित होता है। उसका जो समस्या का समाधान है पूर्व ज्ञान पर आधारित होता है। तो देखिए एक जो सृजनशील बालक है अपसारी चिंतन जो करता है उसमें क्या होना चाहिए? विचार प्रवाह होना चाहिए। आंसर हमारा रहेगा यहाँ पर बी। बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। शिक्षक की डांट से बचने के लिए, दूसरों के सामने अच्छा करने के दबाव में आकर, या फिर अपनी रुचि से, या फिर पुरस्कार के लिए। तो देखिए सृजनशील बालक की बात हो रही है कि जब सब बालक जो है सबसे सर्वाधिक सृजनशील कब होगा? जब वो कैसी गतिविधि में किस प्रकार से भाग लेगा किसी गतिविधि में। तो देखिए हम बात कर रहे हैं यहाँ पर किसकी? अपनी रुचि के अनुसार। अगर वो अपनी रुचि से किसी भी गतिविधि में भाग लेता है तो वो क्या प्रभावी होगा? उसका जो सृजनशील बालक है वो किस में किसी भी गतिविधि में भाग लेता है, वो अपनी रुचि के अनुसार अगर किसी गतिविधि में भाग लेता है तो उसका जो सीखना होता है वो अधिक प्रभावी होता है। देखिए क्योंकि यहाँ पर जो है आंतरिक अभिप्रेरणा काम करती है। जब बालक अपनी रुचि से किसी भी गतिविधि में भाग ले रहा है यानी कि उसके अंदर क्या कर रही है? आंतरिक अभिप्रेरणा कार्य कर रही है। और जब बालक आंतरिक अभिप्रेरणा से कार्य करता है तो वो तब तक नहीं रुकता जब तक किसी समस्या का समाधान नहीं कर लेता या फिर किसी कार्य को पूर्ण नहीं कर लेता है। पूर्ण नहीं कर लेता है, नहीं करता, तब तक नहीं रुकता, क्योंकि वो क्या है? आंतरिक अभिप्रेरणा से अभिप्रेरित है। शिक्षक की डांट से बचने के लिए, या फिर दूसरों के सामने अच्छा व्यवहार करने के लिए, अच्छा करने के दबाव में आकर, या फिर पुरस्कार के लिए। तो ये तीनों ही क्या है? इनमें काम कर रही है। कौन सी? बाहरी अभिप्रेरणा यहाँ पर काम कर रही है। यहाँ पर कौन सी प्रेरणा काम करती है? बाहरी अभिप्रेरणा कार्य करती है। और बाहरी अभिप्रेरणा में अगर बालक दबाव में आकर किसी के कार्य करता है तो जो बालक कार्य कर रहा है उसका परिणाम अच्छा नहीं निकलेगा। तो बाहरी अभिप्रेरणा की तुलना में कौन सी मजबूत होती है? आंतरिक अभिप्रेरणा मजबूत होती है। तो देखिए आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर सी।